आज है 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी तेजी के साथ हुई थी। करीब 0.8% तक बाजार ऊपर था, लेकिन ऊंचे स्तर पर निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिससे दिन के दौरान बिकवाली का दबाव बढ़ गया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, बिकवाली बढ़ती गई और सेंसेक्स अपने दिन के हाई से करीब 400 अंक नीचे आ गया। लेकिन दिन भर की उठापटक के बाद बाजार ने मजबूती के साथ क्लोजिंग दी और सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 82,815 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 117 अंक की तेजी के साथ 25,571 के स्तर पर बंद हुआ। खास बात यह रही कि निफ्टी 25,550 के ऊपर बना रहा और 35 से ज्यादा निफ्टी शेयर हरे निशान में बंद हुए। बाजार की तेजी में L&T और रिलायंस जैसे बड़े दिग्गज शेयरों का बड़ा योगदान रहा और बैंकिंग व मिड कैप शेयरों में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली। बैंक निफ्टी 432 अंक उछलकर 61,172 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप इंडेक्स 286 अंक चढ़कर 59,514 तक पहुंच गया, जिससे बाजार में व्यापक खरीदारी का संकेत मिला। हालांकि IT सेक्टर दबाव में रहा और परसिस्टेंट सिस्टम्स, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज जैसे शेयर टॉप लूजर्स रहे, जिससे निफ्टी IT इंडेक्स कमजोर नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में PB फिनटेक में 3% से ज्यादा तेजी आई, क्योंकि ब्रोकरेज ने स्टॉक को रिड्यूस से अपग्रेड कर ऐड किया। ABB इंडिया करीब 5% चढ़ा और नोवार्डिस इंडिया 20% के अपर सर्किट तक पहुंच गया, क्योंकि उसकी स्विस पेरेंट कंपनी ने 71% हिस्सेदारी क्राइस कैपिटल कंसोर्टियम को बेचने का फैसला किया। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स में भी 12% से ज्यादा उछाल आया, क्योंकि कंपनी को करीब $40 मिलियन का बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला। विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी बिकवाली की, जहां FII ने करीब 880 करोड़ और DII ने करीब 596 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जिससे बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर करीब 90.95 तक फिसल गया और आखिर में 90.98 प्रति डॉलर के आसपास बंद हुआ, जिससे आयात महंगे होते हैं और विदेशी निवेशकों की चिंता बढ़ती है। बाजार में डर और अनिश्चितता का संकेत देने वाला इंडिया विक्स करीब 7.65% बढ़कर 14.49 पर पहुंच गया, जो बताता है कि निवेशक फिलहाल सतर्क मूड में हैं। बैंकिंग सेक्टर इस हफ्ते सबसे बड़ा हीरो रहा, जहां निफ्टी बैंक करीब 2% चढ़ा और PNB और कैनरा बैंक जैसे PSU बैंकों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, जिससे बैंकिंग शेयरों ने बाकी सेक्टरों को पीछे छोड़ दिया। इसके उलट IT सेक्टर बाजार का सबसे कमजोर हिस्सा रहा, जहां निफ्टी IT इंडेक्स पिछले 3 हफ्तों में करीब 17% गिर चुका है। यानी टेक शेयरों में निवेशक अभी काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं। PSU बैंक और FMCG सेक्टर इस हफ्ते बड़े आउट परफॉर्मर रहे, जहां कई शेयरों में 2 से 5% तक की तेजी देखने को मिली, जिससे डिफेंसिव और सेफ सेक्टरों में निवेशकों की दिलचस्पी साफ दिखी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में L&T, HDFC लाइफ, पावर ग्रिड और ONGC जैसे शेयर शामिल रहे, जिन्होंने इंडेक्स को मजबूत सपोर्ट दिया और बाजार को ऊपर की तरफ ढकेलने में मदद की। मिड कैप सेगमेंट में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला, जहां न्यूजन सॉफ्टवेयर, इंडियन बैंक, कमिंस, GMR एयरपोर्ट्स और बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया और निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर्स में SOETRA, टेक महिंद्रा, ट्रेंड, M&M और जियो फाइनेंशियल जैसे शेयर शामिल रहे, जिनमें दबाव देखने को मिला और इन शेयरों ने इंडेक्स की तेजी को थोड़ा सीमित किया। कुल मिलाकर इस हफ्ते साफ ट्रेंड दिखा कि निवेशक बैंकिंग, PSU और डिफेंसिव सेक्टरों की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, जबकि IT सेक्टर में कमजोरी बनी हुई है और वहां से पैसा धीरे धीरे निकल रहा है। दिसंबर तिमाही में निफ्टी 50 की बड़ी कंपनियों के मुनाफे में कमजोरी दिखी, जहां 37 कंपनियों का संयुक्त निषुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 8% से ज्यादा गिरा। ये सितंबर 2022 के बाद पहली बार है जब साल दर साल मुनाफा घटा है और इसमें बैंक, वित्तीय सेवाएं और ऑयल गैस कंपनियां शामिल नहीं हैं। मुनाफे पर सबसे बड़ा असर नए लेबर कोड की वजह से पड़ा, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ गई। अनुमान है कि इससे कुल मुनाफे पर करीब 5% दबाव पड़ा। टेक्नोलॉजी सेक्टर पर करीब 13% और डिस्क्रिशनरी सेक्टर पर करीब 6.5% असर दिखा, लेकिन इसे एक बार का असर माना जा रहा है। हालांकि बिजनेस की ग्रोथ अच्छी रही, क्योंकि कंपनियों का रेवेन्यू करीब 10% बढ़ा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 7.5% बढ़ा। यानी बिक्री और कारोबार मजबूत रहा, लेकिन खर्च बढ़ने से नेट प्रॉफिट कमजोर पड़ा। खपत में सुधार के संकेत मिले, जहां तिमाही दर तिमाही रेवेन्यू ग्रोथ करीब 20% पहुंची। ऑटो सेक्टर में ग्रोथ तेज रही। ज्वेलरी सेक्टर में सोने की कीमत बढ़ने से मांग बढ़ी, जबकि रिटेल, होटल और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर लगभग स्थिर रहे। ग्लोबल ऑयल मार्केट में भी हलचल रही, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई चेतावनी के बाद कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और ब्रेंट क्रूड करीब $7.15 और WTI लगभग $66.30 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखा।
तेल बाजार की नज़र यूएस और ईरान की बातचीत पर है, लेकिन शुरुआती सकारात्मक संकेतों के बाद तनाव फिर बढ़ गया है और ईरान ने भी कहा है कि किसी भी हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों और संभावित सैन्य कार्रवाई की खबरों से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है और ईरान ने भी कहा है कि किसी भी हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर सैन्य अभ्यास से बाजार में डर बढ़ा है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यहाँ सप्लाई बाधित हुई तो कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ग्लोबल सप्लाई ठीक है, लेकिन ईरान को लेकर अनिश्चितता, चीन की बड़ी खरीदारी और बढ़े हुए फ्रेट रेट तेल की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं और अगर तनाव बढ़ा तो महंगाई, इंपोर्ट बिल और शेयर बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। यूपीएल ने अपने पूरे एग्री बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने का बड़ा प्लान अनाउंस किया है, जिसमें कंपनी अपने बिजनेस को 2 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटेगी ताकि हर सेगमेंट की वैल्यू अलग अलग तरीके से मार्केट में दिख सके और निवेशकों को बिजनेस स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर समझ आए। इस स्कीम के तहत यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशंस को यूपीएल में मर्ज किया जाएगा, इंडिया क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को यूपीएल ग्लोबल सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशंस में डीमर्ज किया जाएगा और यूपीएल क्रॉप प्रोटेक्शन को भी इसी नई कंपनी में मर्ज किया जाएगा, जिससे आखिर में 2 लिस्टेड कंपनियां रहेंगी, यूपीएल और यूपीएल ग्लोबल सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशंस। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर करीब 7% से ज्यादा चढ़े, क्योंकि कंपनी को चेन्नई में ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी बनाने का 205.89 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसे 18 महीने में पूरा किया जाएगा और इससे कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू और ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी मजबूत होती है। फोनपे को सेबी से आईपीओ की मंजूरी मिल गई है और कंपनी करीब $1.3 बिलियन यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है, लेकिन ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कंपनी को नया पैसा नहीं मिलेगा और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेंगे, जबकि वॉलमार्ट मेजॉरिटी स्टेक बनाए रखेगा। ब्रोकरेज मक्वेरी ने फोनपे के लिए कुछ बड़े रिस्क बताए हैं, जैसे ईसॉप खर्च जो H1 वित्त वर्ष 2026 में रेवेन्यू का करीब 46% था, कुछ रेगुलेटेड बिजनेस से रेवेन्यू पर ज्यादा निर्भरता और अगर एनपीसीआई का 30% यूपीआई मार्केट शेयर कैप लागू हुआ तो कंपनी की ग्रोथ और यूजर बढ़ाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। डीई डेवलपमेंट इंजीनियर्स के शेयर करीब 10% चढ़े, क्योंकि कंपनी को यूएस आधारित बड़े पावर सेक्टर ओईएम से $40 मिलियन का इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है, जो कंपनी की ग्लोबल ऑर्डर बुक और अर्निंग्स विजिबिलिटी को मजबूत करता है। क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ में टेमासिक और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स के एंकर इन्वेस्टर बनने की चर्चा है, जो इंडियन आईपीओ मार्केट के लिए सेंटिमेंट टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि हाल के समय में आईपीओ एक्टिविटी थोड़ी धीमी रही है। जी एंटरटेनमेंट को सेबी से शो कॉज नोटिस मिला है, जिसमें पुराने फंड डाइवर्जन और गवर्नेंस से जुड़े आरोपों की जांच फिर से सामने आई है और कंपनी ने कहा है कि वो औपचारिक जवाब देगी, लेकिन ये खबर निवेशकों के लिए गवर्नेंस रिस्क की तरफ इशारा करती है। IHCL यानी दी इंडियन होटल्स को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इकरा ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग AA+ से बढ़ाकर AAA कर दी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत मानी जा रही है और बैंक या निवेशकों का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही स्टेट सन्स प्राइवेट लिमिटेड का सपोर्ट भी बड़ा फैक्टर है, जिससे कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल और मजबूत हो जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 21 फरवरी 2026 को सुबह 6:20 से 7:05 तक कई डिजिटल बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान यूपीआई, IMPS, योनो, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT और RTGS जैसी सेवाएं काम नहीं करेंगी। हालांकि बैंक ने यह भी साफ किया है कि इस समय ATM और UPI लाइट जैसी सेवाएं चालू रहेंगी। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भरोसा जताया है। ब्रोकरेज का मानना है कि रिलायंस अगले 7 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाली है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ब्रोकरेज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट 1,803 रुपए रखा है, जो मौजूदा कीमत से करीब 28% ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज AI के लिए बड़े डेटा सेंटर और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें मल्टी गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और चिप इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे। पहली 120 मेगावाट क्षमता की शुरुआत 2026 की दूसरी तिमाही में होने की उम्मीद है। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने भारतीय एयरटेल पर खरीद की राय दी है और ब्रोकरेज का मानना है कि अगले 3-4 सप्ताह में स्टॉक में करीब 8% से 12% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक स्टॉक ने 200 DMA के ऊपर मजबूत सपोर्ट लिया है, जो टेक्निकल चार्ट पर रिकवरी का संकेत माना जाता है।
5 पैसा कैपिटल के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक करीब 9% तक उछल गया। कंपनी ने बताया है कि 24 फरवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कंपनी इक्विटी शेयर या अन्य सिक्योरिटीज जारी कर 500 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने की योजना बना रही है और ट्रेडिंग विंडो 20 से 26 फरवरी तक बंद रहेगी ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग से बचा जा सके। नोवार्टिस इंडिया के शेयर में अचानक जबरदस्त तेजी आई और स्टॉक अपर सर्किट पर लॉक हो गया। शेयर 830 रुपए के आसपास बंद होने के बाद 996.5 रुपए के अपर सर्किट तक पहुंचा और मार्केट कैप 2000 करोड़ से बढ़कर 2403 करोड़ रुपए के पार चली गई। इस तेजी की बड़ी वजह यह है कि नोवार्टिस एजी अपनी 70.68% हिस्सेदारी क्राइस कैपिटल को बेच रही है और ओपन ऑफर 860.64 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लॉन्च किया गया है। इससे कंपनी में कंट्रोल बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है। JSW ग्रुप को अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है, यानी अब कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक बस का प्रोडक्शन और लॉन्च कर सकती है। इससे JSW का कमर्शियल व्हीकल मार्केट में ऑफिशियल एंट्री हो गई है, जो आने वाले समय में बड़ा बिजनेस सेगमेंट बन सकता है। EV चार्जिंग नेटवर्क कंपनी स्टैटिक ने करीब $18 मिलियन की फंडिंग जुटाई है, जिसे टेनासिटी वेंचर्स ने लीड किया है और इसमें वाई कॉम्बिनेटर, शेल वेंचर्स और RCD होल्डिंग्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। इस निवेश से कंपनी के बिजनेस मॉडल पर मजबूत भरोसा दिखता है। कंपनी इस पैसे से हाईवे पर ज्यादा DC फास्ट चार्जर्स लगाने, अपने नेटवर्क की रिलायबिलिटी 99.9% अप टाइम तक सुधारने और इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने की योजना बना रही है, जिससे EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से फैल सकता है। आज कंपनी भारत के 100 से ज्यादा शहरों में 10,000 से ज्यादा AC और DC चार्जर्स ऑपरेट कर रही है। क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत टाटा के करीब $3 बिलियन के असम प्लांट में ऑटोमोटिव मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे ताकि भारतीय और ग्लोबल कार कंपनियों की मांग पूरी की जा सके। इससे मेक इन इंडिया और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा फायदा मिल सकता है। वेंचर कैपिटल फर्म जनरल कैटलिस्ट ने अगले 5 सालों में भारत में $5 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया है, जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में घोषित किया गया और ये भारत के लिए सबसे बड़े VC कमिटमेंट्स में से एक माना जा रहा है। इस निवेश से भारत के AI स्टार्टअप और डीप टेक सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 7 बड़े कदमों का ऐलान किया है, जिनमें ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट सपोर्ट, कम ब्याज पर लोन और ट्रेड फाइनेंस के नए विकल्प शामिल हैं और ये सभी 25,060 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का हिस्सा हैं। ई-कॉमर्स से एक्सपोर्ट करने वालों को डायरेक्ट ई-कॉमर्स क्रेडिट फैसिलिटी और ओवरसीज इन्वेंट्री क्रेडिट फैसिलिटी के तहत 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें सरकार 75 से 90% तक गारंटी देगी और 2.75% तक ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। MSME एक्सपोर्टर्स के लिए फैक्टरिंग जैसे वर्किंग कैपिटल ऑप्शन को सस्ता बनाया जाएगा। साथ ही नए और रिस्की मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट जैसे ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स में भी सरकार सपोर्ट देगी, ताकि छोटे एक्सपोर्टर्स को फंडिंग आसानी से मिल सके। लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल कंप्लायंस के लिए ट्रेस, फ्लो और लिफ्ट जैसी स्कीम्स लाई गई हैं, जिनमें टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, विदेश में वेयरहाउसिंग और फ्रेट खर्च पर 30 से 75% तक की आंशिक भरपाई मिलेगी। खासकर पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होगा। सरकार का लक्ष्य MSMEs को ग्लोबल मार्केट में मजबूत बनाना है, खासकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए 70% ग्लोबल GDP वाले देशों में बेहतर एक्सेस देने के साथ। और हालिया डेटा के मुताबिक 2025-26 वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक एक्सपोर्ट $366 बिलियन रहा, जबकि ट्रेड डेफिसिट $283 बिलियन तक पहुंच गया है। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, लेकिन अब क्रिप्टो कंपनी टेदर भी दुनिया की बड़ी गोल्ड खरीदारों में शामिल हो गई है और कई देशों से ज्यादा सोना जमा कर रही है, जो मार्केट के लिए काफी बड़ा बदलाव माना जा रहा है। टेदर ने 2025 के अंत तक करीब 142 टन और जनवरी 2026 तक करीब 148 टन सोना जमा कर लिया है, जिसकी वैल्यू $23 बिलियन से ज्यादा है और ये अब टॉप ग्लोबल गोल्ड बायर्स में गिनी जा रही है। कंपनी सोना इसलिए खरीद रही है क्योंकि उसका टेदर गोल्ड टोकन असली सोने से बैक होता है और सोने की कीमत बढ़ने से कंपनी को अरबों डॉलर का फायदा हुआ है। साथ ही ये US बॉन्ड और डॉलर के रिस्क से बचने के लिए सोने को सेफ्टी कवच की तरह इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में ब्लू आउल संकट की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें एक बड़े प्राइवेट क्रेडिट फंड ने अचानक निवेशकों को पैसा निकालने से रोक दिया और यही मामला शेयर बाजार और इकोनॉमी के लिए बड़ी चिंता बन गया है।
ब्लू आउल कैपिटल एक बड़ा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है जिसके पास करीब $307 बिलियन का AUM है और संकट तब शुरू हुआ जब कंपनी ने अपने प्राइवेट क्रेडिट फंड OBDC2 से जुड़े करीब $1.4 बिलियन के एसेट्स बेचकर क्वार्टरली रिडेम्पशन रोक दिया, जिससे लिक्विडिटी का डर फैल गया। निवेशकों को चिंता इसलिए हुई क्योंकि रिडेम्पशन हॉल्ट का मतलब होता है कि फंड के पास तुरंत कैश देने की क्षमता कम हो सकती है और सॉफ्टवेयर सेक्टर में गिरावट और AI डिसरप्शन के कारण ब्लू आउल के कई लोन्स पर दबाव आ गया था, भले ही एसेट्स लगभग 99.7% पार वैल्यू पर बेचे गए हों। इस डर का असर शेयर बाजार पर भी दिखा, जहां ब्लू आउल का शेयर एक दिन में करीब 9.4% गिरा और एक साल में लगभग 50% टूट चुका है। साथ ही एयर्स, अपोलो और ब्लैकस्टोन जैसे दूसरे प्राइवेट क्रेडिट प्लेयर्स के शेयर भी 5% से ज्यादा गिरे, जिससे चिंता बढ़ी कि अगर प्राइवेट क्रेडिट स्लो हुआ तो स्टार्टअप्स, SMEs और पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। एनवीडिया और OpenAI के बीच करीब $30 अरब का नया निवेश सौदा होने वाला है, जो पहले घोषित $100 अरब वाले बड़े प्लान का बदला हुआ वर्जन माना जा रहा है। इससे साफ है कि दोनों कंपनियां अपनी AI पार्टनरशिप की रणनीति में बदलाव कर रही हैं। पहले वाले डील में एनवीडिया को OpenAI में बड़ी हिस्सेदारी मिलने वाली थी और बदले में OpenAI को आने वाले सालों में लाखों एनवीडिया AI चिप्स खरीदनी थी, क्योंकि AI सिस्टम चलाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। ये नया निवेश $100 अरब के बड़े फंडिंग प्लान का हिस्सा है, जिससे OpenAI की वैल्यूएशन करीब $730 अरब तक पहुंच सकती है। लेकिन ये डील ऐसे समय आ रही है जब AI सेक्टर की ग्रोथ को लेकर चिंता है और US टेक स्टॉक्स इस साल करीब 17% गिर चुके हैं, जिससे निवेशकों का मूड थोड़ा कमजोर दिख रहा है। तो आज शेयर बाजार ने उतार चढ़ाव के बाद मजबूती के साथ क्लोजिंग दी, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए और बैंकिंग व मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि IT सेक्टर कमजोर रहा और FII DII की बिकवाली, कमजोर रुपया और बढ़ता इंडिया विक्स निवेशकों में थोड़ी चिंता दिखाता है। लेकिन बैंकिंग और PSU सेक्टर इस हफ्ते सबसे मजबूत रहे। ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतों में तनाव, US और ईरान विवाद, AI सेक्टर में एनवीडिया और OpenAI की बड़ी डील, प्राइवेट क्रेडिट संकट और टेदर द्वारा भारी सोना खरीद जैसी खबरें मार्केट के लिए बड़े रिस्क और ट्रेंड्स दिखा रही हैं। वहीं भारत में बड़े निवेश, EV, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप फंडिंग, एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम्स और फोनपे IPO जैसी खबरें इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव संकेत देती हैं। कंपनी और स्टॉक लेवल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, IHCL, नोवाटिस इंडिया, 5 पैसा कैपिटल, UPL, RPP इंफ्रा और DE डेवलपमेंट इंजीनियर्स जैसे शेयर चर्चा में रहे, जहां कहीं बड़े निवेश प्लान हैं तो कहीं बड़ी डील और ऑर्डर से शेयर उछले। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।